तो हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में हम 2D आकृतियाँ कंप्लीट कर चुके थे और 3D के अंदर हमने शुरू कर दी थी। और मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं से आ रहे हैं, 3D से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 3D के अंदर भी अपनी 2 क्लासें हो गई जिसमें हमने घन और घनाभ कंप्लीट कर लिया है। अब आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं 3D की कुछ अगली आकृतियाँ, जिनमें पहला जो है वो अपन देखते हैं बेलन, ठीक है, और दूसरा है शंकु, ठीक है। इनमें एक नाम मिलेगा लंबवर्तीय बेलन और लंबवर्तीय शंकु। तो वैसे तो अपने जो हम 3D पढ़ रहे हैं, 3D के अंदर अपने जो है वो लंबवर्तीय शंकु और लंबवर्तीय बेलन ही है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, लंबवर्तीय बेलन किसको कहते हैं, बेलन किसको कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अपन नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपन ज्योमेट्री के अंदर फिर जा कर के उसको पढ़ेंगे। और यहाँ अपना इंटरेस्ट केवल और केवल लंबवर्तीय बेलन और लंबवर्तीय शंकु में है, तो उसी को अपन अध्ययन करेंगे। देखो बेलन क्या है, अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल बेलन का एग्जाम्पल हम आराम से देख सकते हैं कि एग्जाम्पल देखें तो सबसे जो अच्छा उदाहरण देखें तो अपन पाइप कह सकते हैं, ठीक है। पाइप जो है वो इसका बेलन का ही उदाहरण है। और शंकु जो है वो जैसे अपन बर्थ देख जो कैप है वो देख सकते हैं, या जोकर की टोपी जो हम देखते हैं, ये शंकु है। तो पहले तो ये है कि दोनों की आकृतियाँ बेलन और शंकु क्या है, इनके अगर देखते हैं अपने दिमाग में, नाम सुनते अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि बेलन क्या चीज़ है, शंकु क्या चीज़ है, ठीक है। और दोनों को ही एक साथ अपन पढ़ेंगे। मैं इनकी आकृति बना रहा हूँ। देखो बेलन जो है वो लंबवर्तीय बेलन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई एक स्थिर रेखा होती है, ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे इसको, BSc की आपकी 3D है, और उसके अंदर इनको जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ डीपली पढ़ेंगे कि बेलन किसको कहते हैं, शंकु किसको कहते हैं, और क्या क्या मतलब लंबवर्तीय में इनमें क्या फ़र्क है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि क्या है कि कोई एक स्थिर रेखा होगी, बेलन की अगर बात करूँ तो कोई एक स्थिर रेखा है, और इस स्थिर रेखा के पैरेलल कोई चर रेखा है। चर रेखा मतलब ऐसी रेखा जो घूम सकती है, तो इस रेखा के चारों तरफ वो घूमेगी, ठीक है। इस रेखा से ऐसे घूमेगी कि इसकी जो दूरी है वो बराबर रहे। तो उस समय एक आकृति का निर्माण होता है, और उस आकृति का निर्माण जो होता है वो आकृति इस प्रकार से बनती है, ठीक है। उस आकृति का निर्माण होता है, वो आकृति इस प्रकार से बनती है, और वही आकृति जो है वही आकृति अपनी क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है, ठीक है। और लंबवर्तीय इसलिए कहलाती है क्योंकि अगर ये चर रेखा किसी भी पृष्ठ के अगर हम लंबवत ले लें, ठीक है, और फिर इस लंबवत रेखा के पैरेलल कोई चर रेखा अगर वो कर रही है, तो उस समय जो एक आकृति का निर्माण होता है वो आकृति अपनी लंबवर्तीय बेलन हो जाएगी, ठीक है। और शंकु के अंदर क्या होगा कि शंकु के अंदर एक ऐसी चर रेखा होगी जो किसी तल के लंबवत होगी और किसी स्थिर बिंदु से वो गुजरेगी, और उसी रेखा के साथ कोई कोण बनाते हुए, जैसे मान लो कि कोई थीटा कोण बनाते हुए दूसरी रेखा ले लिया अपन ने, और ये थीटा कोण बनाते हुए रेखा जो है वो इसके साथ में इस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है ना। और क्या हुआ कि दोनों रेखा का पॉइंट तो एक पॉइंट तो जो दोनों कॉमन पॉइंट एक हो गया, लेकिन ये तो रहेगी स्थिर और ये घूमेगी, तो ये स्थिर घूमेगी तो इसके चारों तरफ ऐसे तो घूमेगी, ऐसे घूम जाएगी, तो एक आकृति का निर्माण होगा, और उस आकृति को बोलते हैं अपन शंकु, ठीक है। और ये अपना लंबवर्तीय शंकु है, ठीक है, ये अपना लंबवर्तीय शंकु बन गया, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसको अपन बोल देते हैं हाइट, और इसमें भी इसको क्या बोल देते हैं, हाइट। ये कोण ले लेते हैं थीटा, ठीक है। और बेलन की जो ये जो इस चर रेखा और स्थिर रेखा से दूरी, ये जो दूरी है इसको बोल देते हैं आर, त्रिज्या, रेडियस, और इसको बोल देते हैं, इसमें भी ये क्या हो जाएगी, आर, रेडियस। और इसका अगर ये आधार की बात करें तो ये क्या हो गया कि वर्त हो गया, ठीक है। और इसमें भी आधार क्या है कि वर्त है, ठीक है। फिर आता है अपना कि इनमें अपने को पढ़ना है सबसे पहले तो इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा कि ये जो बेलन अपना बन के तैयार हो गया, इस बेलन के जो चारों तरफ का जो भाग है, यानी मैं कहूँ कि अपने पास से कोई एक कागज़ ले लें, आयताकार कागज़ ले लें, उस कागज़ को मोड़ करके और एक आकृति बना दें,
तो वो आकर एक बेलन की बन गई, और जो कागज़ उसके चारों तरफ जो कागज़ है वो कागज़ जो क्या कहलाएगा, एक वक्र पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ मतलब वो क्या है, एक आयताकार टुकड़ा था, उसी से क्या बनाया गया, वक्र पृष्ठ तैयार किया गया। तो देखो वक्र पृष्ठ में कौन सा भाग आएगा, इसका ये भाग आ जाएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h, ठीक है। और अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, देखो एक वर्त तो नीचे बन रहा है और एक वर्त ऊपर बन रहा है, तो दोनों तो वर्त जोड़ दो और एक ये वक्र पृष्ठ जोड़ दो, तो 2πr² दोनों वर्त हो गए, प्लस में 2πrh वक्र पृष्ठ हो गया, और दोनों में से कुछ कॉमन आ रह गया, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो r+h, 2πr × r+h, जहाँ r उस बेलन की त्रिज्या होगी, h उसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। फिर आता है आयतन। आयतन क्या होगा, आयतन हो जाएगा इसका आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है, वर्त तो है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² और इंटू h, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर ये बेलन खोखला हो, खोखला बेलन ये हुआ कि मतलब ये कोई धातु से बनाएगा बेलन है, ठीक है, और ये खोखला है, तो हमें इस धातु को आयतन अगर निकालना पड़ेगा, तो इसमें क्या बनेगा, एक दो बेलनों के बेलन तैयार होंगे, एक बाहर की साइड से एक बेलन तैयार हो जाएगा और एक अंदर से तैयार हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि ये अपना खोखला बेलन है, मैं एक नया बेलन बना देता हूँ, ये दूसरा कोई बेलन है जो कि क्या एक खोखला बेलन है, ये अपना दूसरा बेलन तैयार हो गया, और ये बेलन है खोखला बेलन। ठीक है, इसी प्रकार से ये हो गया, और ये खोखला बेलन तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, दो बेलन बन गए, एक तो अंदर वाला बन गया, एक बाहर वाला बन गया। तो खोखला बेलन ये जो भाग है ना, ये अगर इसका हम आयतन निकालें, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, इसके अंदर वाले की त्रिज्या अपन मान लेते हैं कि स्मॉल r है, और बाहर वाले की त्रिज्या अपन मान लेते हैं कैपिटल R है, ठीक है। तो इस खोखले बेलन का जो आयतन है ना, खोखले बेलन का आयतन, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंदर वाले बेलन के आयतन में, बाहर वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन घटा दो, तो बाहर वाले क्या हो जाएगा, πr² और माइनस πr²h। अंदर वाले की त्रिज्या कैपिटल R है, बाहर वाले की स्मॉल r है, तो πh अपन ने ले लिया कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, r² माइनस r², ठीक है। ये आ गया अपना खोखला बेलन। खोखले बेलन का आयतन इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 सूत्र हो गए, ये सूत्र अपन को याद रखने हैं बेलन के अंदर। फिर देखो शंकु जो था ना, शंकु है वो, अगर हम इसी बेलन की बात करें, तो इसी बेलन से और इस प्रकार के 3 शंकु बनाए जा सकते हैं, मतलब इतनी ही ऊंचाई और इतनी त्रिज्या, मतलब इस शंकु से हम तीन शंकु तैयार कर सकते हैं। जितना इस बेलन का आयतन होगा, उस शंकु का आयतन क्या होगा, इसका तीसरा हिस्सा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या होगा, इस बेलन में एक तिर्यक लंबाई और आएगी, देखो ये तिरछी जो लंबाई है वो, इसको अपना L से लिखेंगे, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा πrl, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो हो जाएगा क्या, πrl, ये तो वक्र पृष्ठ का हो गया, देखो ये जो भाग है ना, ये इस वक्र पृष्ठ का हो गया, और प्लस में संपूर्ण का क्या हो जाएगा, नीचे एक वर्त बन रहा ना, तो πr², इसमें से πr कॉमन ले लिया, तो l + r, ठीक है। और इसका आयतन जो है ना, वो क्या हो जाएगा, आयतन पूरे बेलन का आयतन का तीसरा हिस्सा होता है, तो आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h, ठीक है। ये बेलन और शंकु हो गए, और इन्हीं में से मतलब अपने जो प्रश्न अभी तक आ रहे हैं ना, वो इन्हीं में से पूछे गए हैं। लेकिन देखो एक शंकु जो है ना, अगर इसको यहाँ से काट दें ऊपर से, तो नीचे एक आकृति बनती है। जैसे मान लो कि मैं एक शंकु बना रहा हूँ यहाँ, ये अपना एक शंकु था, ठीक है, ये शंकु था। इस शंकु को क्या किया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, ये ऊपर का भाग हटा दिया, एक शंकु ऊपर से काट लिया।
अब ये जो आकृति बनी ना, इस आकृति को क्या बोलते हैं, यानी आप इसका उदाहरण देख सकते हो, गिलास। गिलास नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से थोड़ा सगड़ा होता है। तो इस प्रकार की आकृति होती है, उस आकृति को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं छिन्नक, फ्रिस्टम। ठीक है, तो गिलास जो है वो अपना किस आकृति का है, वो छिन्नक आकार का। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है। तो गिलास, उसमें बेलन भी दे रखा था और शंकु भी दे रखा था और ये फ्रिस्टम नाम दे रखा था। ठीक है, तो ज़्यादातर दिमाग में बच्चों की आया कि ये बेलनाकार है। गिलास जो है वो अपना अगर नीचे से उसकी थोड़ी चौड़ाई अलग होती है और ऊपर से चौड़ाई वो ज़्यादा होती है, तो वो फ्रिस्टम आकार का होता है। ठीक है, तो देखो उस स्थिति में ये जो फ्रिस्टम है ना, इस फ्रिस्टम का अगर हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, वक्र पृष्ठ मतलब बाहर की तरफ ये जो भाग है, इस पर भाग का निकालें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ छिन्नक या फ्रिस्टम है ना, फ्रिस्टम इंग्लिश वर्ड है फ्रिस्टम, और वैसे छिन्नक। ठीक है, लेकिन एग्जाम में फ्रिस्टम नाम मिलता है अपने को। तो छिन्नक में देखो ये त्रिज्या तो मान लेते हैं अपने R1 और ये त्रिज्या मान लेते हैं R2। चलो बड़ी त्रिज्या है, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, कैपिटल R इसको मान लेते हैं स्मॉल r, और ये हो गई इसकी त्रिज्या की लंबाई। ठीक है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई r प्लस आर इंटू एल। ठीक है ना, r और r प्लस आर इंटू एल। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई, ये वक्र पृष्ठ वाला तो है ही, और साथ में क्या कर देंगे, दो वर्त बन रहा है, एक नीचे बन रहा है पाई आर स्क्वायर और एक ऊपर बन रहा है पाई आर स्क्वायर। नीचे भी एक वर्त बन रहा है, ऊपर भी एक वर्त बन रहा है, ये हो गया। और आयतन अगर निकालेंगे इसका, तो आयतन हो जाएगा इसका पाई और आर स्क्वायर प्लस दोनों के आर त्रिज्याओं का गुणा और इंटू एच। नीचे वाली त्रिज्या बड़ी वाली त्रिज्या, छोटी वाली त्रिज्या, दोनों का स्क्वायर और फिर दोनों का गुणा, इनका योग और गुणा में एच, और साथ में 1/3 हो रहेगा। तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू आर और इंटू एच। ठीक है, ये सूत्र अपने को याद रखने हैं। अब देखो इसमें एक तिर्यक ऊंचाई का हो रहेगा, ये जो तिर्यक ऊंचाई है ना, इस तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हो रहेगा। तो देखो ये तो लंबवर्ती शंकु या कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो देखिए एल बराबर क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस में लागू होती है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये चीज़ अपने को याद रखनी है, तिर्यक लंबाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, इससे अपने तिर्यक लंबाई निकालेंगे। तो ये था अपना बेलन और शंकु के जितने भी सूत्र हैं, वो सारे सूत्र जो काम में आएंगे वो सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं। इनके पृष्ठों के बारे में चर्चा होगी कि क्या किस प्रकार की आकृतियाँ बनेंगी। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चनों में, और क्वेश्चन मैं वही कर रहा हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में आ रहे हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो पहला क्वेश्चन तो एक कॉमन सा प्रश्न है, सभी में इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं कि किसी भी आकृति का को भी आयतन देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, कभी क्षेत्रफल देगा, आयतन पूछेगा। ठीक है, तो एक इसी टाइप का एक प्रश्न है, और पहले वही करते हैं। दोनों के मैंने फॉर्मूले लिख दिया। अब ये फॉर्मूले जो है ना अपन काम में लेंगे, सूत्र काम में लेंगे, लिखेंगे, बार बार याद हो जाएंगे। ठीक है, और फिर अपने आप कुछ प्रश्नों में अपने को सोल्व करने में टाइम लगे, फिर बिल्कुल फटाफट अपन क्वेश्चन कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं अपन कि एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई याद कीजिए। देखो बेलन की त्रिज्या क्या दे रखी है, एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और तथा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है अपने को कितना, 968 वर्ग सेंटीमीटर, 968 वर्ग सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई क्या करो, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इसमें कुछ भी पूछे, आयतन पूछे, ऊंचाई पूछे, ठीक है ना, वो अपन निकाल लेंगे। तो देखो इसमें तो ऊंचाई पूछ रखी है, और उसका क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखें वक्र पृष्ठ दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, लगाओ सूत्र,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना फॉर्मूला होता है बेलन का पाई 2πr इंटू आर प्लस एच, ठीक है ना, 2πr इंटू आर प्लस एच, ये संपूर्ण पृष्ठ का बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और बराबर कितना है 900, ये कितना दे रखा है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ना वो कितना दे रखा है 968 दे रखा, तो संपूर्ण पृष्ठ वाला सूत्र लगा दिया अपन ने, ठीक है। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और ये दे रखा 968, ठीक है। अब देखो जो मान दे रखे वो रख दो, पाई का मान 22/7 होता ही है, ठीक है। जब तक नहीं कही तब तक अपने 22/7 रखना, नहीं तो 3.14 वो बोल लेगा, ठीक है। और जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपन नहीं भी रखेंगे। और आर कितना है यहाँ 7 सेंटीमीटर है, और 7 प्लस एच बराबर 968। अब कुछ कटे वो कैंसिल कर दो, देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है। और अपने को क्या चाहिए 7 प्लस एच, ये एच का मान चाहिए ना, तो ये ब्रैकेट में कौन रह गया 7 प्लस एच रह गया, ठीक है। इसके साथ में गुणा में कौन है, गुणा में 2 गुणा 22 है, वो गुणा में तो आगे जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 968/2 गुणा 22, ठीक है। और 22 से कटेंगे, देखो 22 चौक 88, 22 चौक 88, और 2 से फिर कट जाएगा तो 22 आ गया, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया 22 आ गया। हमें एच का मान चाहिए, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 22, और ये 7 प्लस का है, आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 22 में से और आप 7 घटाओगे तो 15 बच गया, तो 15 सेंटीमीटर जो है वो उस बेलन की क्या आ गई ऊंचाई आ गई। अगर इसी में आयतन पूछ लेता तो आयतन क्या हो जाता πr² एच, सारी वैल्यू अपन रख देते इसमें, और बाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, 7 गुणा 7 त्रिज्या स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, और एच का मान 15, ये कैंसिल हो गया। और इनको गुणा करोगे ना तो पहले 15 को और 22 से गुणा कर देते तो ये आएगा 330, और गुणा में 7, और अब 0 7 21, और 21 और 2 23, 2310 वर्ग घन सेंटीमीटर, आयतन की इकाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ भी पूछे, हो सकता है इसमें आयतन दे देता, तो आयतन दे देता तो फिर आयतन वाला सूत्र लगाते, और आयतन के बराबर जो भी दिया होता ना, जैसे इसमें कहता है कि इस बेलन का आयतन 2310 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह देता है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते। इसका आयतन दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है, अपन पहले इसका एच का मान निकाल लेंगे, और फिर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr होता है, वो फॉर्मूला लगा देंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये ईजी भी हैं, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। लेकिन परीक्षा में थोड़ी सी प्रश्न जो है वो स्टैंडर्ड ही पूछे जाते हैं। तो देखो अगला प्रश्न जो है ना वो मैं कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है अपना हाँ क्वेश्चन सेकंड जो है वो अपना क्या है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा हुआ है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन, एक लंबवर्तीय बेलन में से 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय शंकु हटा दिया जाता है तो शेष भाग का आयतन कितना हुआ। तो बेलन के शेष भाग का आयतन कितना होगा। देखो मैंने शुरू में बेलन और शंकु के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है, और शंकु का होता है इसका तीसरा हिस्सा, ठीक है। मतलब r त्रिज्या और h ऊंचाई का अगर बेलन है तो उसमें r त्रिज्या और h ऊंचाई के 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसमें तो क्या किया कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवर्तीय बेलन था, और उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई का एक क्या कर दिया, एक शंकु उसमें से हटा दिया। एक शंकु हटा दिया तो कितने बच गए, देखो 3 बढ़ते हैं तो एक तो हट गया तो 2 बच गए। तो ये कह रहा है कि शेष भाग का आयतन ज्ञात करो, तो बेलन के शेष भाग का आयतन कितना हो जाएगा,
तो शेष भाग का आयतन कितना हो जाएगा, शेष भाग का आयतन वो हो जाएगा 2/3, क्योंकि पूरा ये था, इसमें से 1/3 तो हट ही गया, तो 2/3 बच जाएगा, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच रख दो सारी वैल्यू बस। 2/3 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर का मान कितना है, आर का मान 2 सेंटीमीटर है तो 2 गुणा 2 और एच का मान कितना 3, कर लो जो भी आए वो आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया और कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 176/7 वर्ग घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर ये करते कि पहले अपने बेलन का आयतन निकालते, फिर शंकु का आयतन निकालते, फिर बेलन के आयतन में शंकु का आयतन घटाते, तो अब चीज़ तो वही आती। ठीक है ना, लेकिन हमें पता है कि बेलन एक आर त्रिज्या और एच ऊंचाई वाला बेलन जो है उसमें उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक शंकु हटाया तो 2 शंकु बच गए, तो 2 शंकु का आयतन जो है पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 के निकाल लो। ठीक है, एक हटा दिया, इसमें से 2 बच गए, तो ये सीधा अपना आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे थे वो पाई के रूप में दे रखे थे। ठीक है, तो पाई के रूप में जो आएगा वो कितना आ जाएगा, जैसे मान लो कि अगर ये 22/7 की जगह पर पाई रख दें तो कितना हो जाएगा, ये पाई के रूप में था तो 8 पाई हो गया आंसर, तो सीधा 8 पाई दे रखा, 8 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पहले फर्स्ट पेपर में, और ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन अगला ये है कि क्वेश्चन ये अपना कि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, होगी। ये प्रश्न भी आरबीसी में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 21%, बी ऑप्शन 33.1% और सी ऑप्शन 66.3% और डी ऑप्शन दे रखा है 78.2%। ठीक है, देखो क्या है इसमें, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या, न तो त्रिज्या दे रखी है न ऊंचाई दे रखी है, बस केवल ये कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई के अंदर और 10% की वृद्धि की गई है। तो देखो जब इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा तो अपन एक काम करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार हम त्रिज्या और ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर है इसकी जो त्रिज्या है ना, लेट रेडियस इज 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और एच इज 10 सेंटीमीटर, दोनों को मैं 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ क्योंकि इनके 10% निकालने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, मैंने दोनों को 10 मान लिया, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, मैंने त्रिज्या भी 10 ले ली, ऊंचाई भी 10 ले ली, तो पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, है ना। तो 1/3 पाई को पढ़ा रहने दो, आर का मान 10, 10 का स्क्वायर 100 और गुणा एच 10, मतलब ये आ गया मेरे पास 1000/3 पाई आ गया। कब, जब अपने पास त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। अब देखो नई त्रिज्या क्या होगी, जो नई त्रिज्या है वो अपन आर क्या किया, त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी ना, तो 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। तो नई त्रिज्या जो है ना वो आर, नई त्रिज्या जो आ गई वो कितनी आ गई, 11 आ गई। भाई 10 का 10% निकालो तो 1 ही तो होगा, तो 10% बढ़ गई वो, तो 10% पहले 10 थी, अब 10% बढ़ गई, इसमें तो 1 और बढ़ गई, तो 11 हो गई, तो 11 सेंटीमीटर हो गई। ऊँचाई है वो भी कितनी होगी, वो भी 11 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब नया जो आयतन आएगा ना, इसको अपन वी लिख देते हैं, ठीक है ना, और दूसरे को वी न्यू लिख देते हैं, नया आयतन, तो वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा। भाई शंकु तो यही है, उसकी त्रिज्या में और ऊंचाई में तो वृद्धि करी गई है, तो 1/3 पाई को पाई पड़ा रहने दो, और आर का मान कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और एच कितना वो भी 11 है, कर लो 11 से इसको गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 1331/3 पाई,
घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये नया आयतन आ गया। वर्दी कितनी हुई, वर्दी निकाल लो। तो वर्दी जो वो कितनी आ जाएगी, इसमें से घटा लो ये। ठीक है, घटाएंगे तो सीधी सी बात है 331/3 पाई बचेगा। ठीक है, ये तो आ गई वर्दी। अब वर्दी किस में पूछी है, प्रतिशत में पूछी है ना, तो प्रतिशत में पूछी है तो किस पर हुई है वर्दी, वर्दी इस पर हुई है, प्रारंभ में ये था ना, इसको लगा दो भाग में 1000 पाई और बटे में 3 और गुणा करना 100। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 0 इससे कैंसिल हो गए, अब बच गए 10। तो ये कितना आ गया, 33.1% इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है कि देखो बेलन का हमने, चलो इसी से कर लेंगे, ठीक रहेगा। ठीक है ना, शंकु में थोड़ी दिक्कत आएगी उसमें, दूसरे तरीके से करेंगे तो। ठीक है, तो ये ठीक रहेगा। मतलब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, तो क्या करना, ये जो मैंने इतनी बातें समझाने के लिए लिखे नहीं, तो ये ज़्यादा बड़ा था नहीं प्रश्न। ठीक है, क्या कि 10% की वृद्धि करे कमी करे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी सुविधा के अनुसार उसकी त्रिज्या और ऊंचाई मान लेंगे। ठीक है, हमने 10 मान लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 20 मान लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 1 मान लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसी माने जिससे अपनी कैलकुलेशन वो आसान रही। तो 10 से मैंने यहाँ 10% की, इसलिए मेरे 10 मानने में बड़ी आसानी रही, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है, 1 बढ़ा दिया और कैलकुलेशन करने में आसानी रही। ठीक है, तो कम मतलब पॉइंट वाले कैलकुलेशन वो नहीं आए, इस प्रकार की चीज़ें अपन माने, 10 मान ले 100 मान ले। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया है। कई बार प्रश्न पूछे गए इस बार इस प्रकार के, कई बार वो कमी कर रहा है तो कई बार वो बढ़ा रहा है। ठीक है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में वृद्धि करे, वो किसी एक में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कहे कि भाई ऊंचाई को वही रखा है और त्रिज्या में वृद्धि कर दी गई, तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि करेगी, त्रिज्या तो हो जाएगी 11, ऊंचाई वही की वही रह जाएगी। ठीक है, आयतन निकाल लो, तो वो कमी करे वृद्धि करे दोनों में करे, एक में करे, तरीका ही रहेगा। ठीक है, और ये बेस्ट ही है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उस त्रिज्या और ऊंचाई को ऐसा मान लो ताकि आपके परसेंट निकालने में दिक्कत नहीं आए और कैलकुलेशन आसान रहे, वो अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है। एक शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है। एक बात तो ये कह रहा है। ठीक है, तथा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुना है, तथा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुना है, ऊंचाई की 3 गुना है। तो उनके आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो उनके आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। देखो सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, एक शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है। मतलब एक शंकु का वक्रपृष्ठ मान लेते हैं S1 और दूसरे का कितना है S2 और ये दे रखा 3 गुना। ठीक है, एक बात तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई मान लेते हैं कि पहले के लिए एक अपन कोड 1 काम में लेंगे, दूसरे के लिए कोड 2 काम में लेंगे। तो दूसरे शंकु की तिर्यक लंबाई L2 लिख देते हैं और पहले की लिख देते हैं L1। और क्या कह रहा है कि दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुना है। ठीक है, उसके आधारों का क्षेत्रफल अनुपात पूछा है, मतलब कि पहले का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1² और दूसरे का हो जाएगा पाई r2²। ये पूछा अपने को, ये अनुपात पूछा क्या आएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमें पहले की त्रिज्या चाहिए, दूसरे की त्रिज्या चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं, इसको मिटाता हूँ। चाहिए तो अपने को ये है ना,
ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि हमें चाहिए R1 अपॉन R2 का मान चाहिए, बस R1 और R2 का अनुपात निकल जाएगा, वही अपना अनुपात आएगा। तो देखो स्क्वायर करते हैं फिर उसका। देखो शंकु की वक्र प्रश्न क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 L1 और 3 गुणा पाई R2 L2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास से, यहाँ से देखो L2 का मान कितना दे रखा है, 3L1 ना, तो R1 L1 बराबर 3R2 और L2 का मान लिख दो 3L1। दोनों साइड से L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो R1 बराबर कितना हुआ है, 3 3 9 R2 हो गया। हमें R1 अपॉन R2 का मान चाहिए, R2 ले आओ इस साइड, तो 9/1 बच गया, क्या बच गया ना, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए था ना, तो यानी ये इससे कट गया। कहने का मतलब R1 अपॉन R2 का स्क्वायर चाहिए। R1 अपॉन R2 कितना आ गया, 9/1, इसका स्क्वायर कर दो तो 81/1। तो अनुपात कितना आ जाएगा इनका, आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा, 81:1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें आपसे ये कहता कि इनके वक्र प्रश्नों के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ कितना होगा, तो वक्र प्रश्नों के क्षेत्रफल का अनुपात वैसे हालांकि 3 दे रखा है, वक्र प्रश्नों के क्षेत्रफल का अनुपात तो कितना हो जाता, 3:1 बन जाता। अगर आयतनों का पूछता तो आयतनों का निकाल लेते, हालांकि इसमें उस समय फिर अपने को पहले एच निकालनी पड़ती, ठीक है। लेकिन अपने को पूछा केवल क्या है, आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो आधार वर्ताकार होंगे दोनों के, पहले का पाई R1 स्क्वायर होगा, दूसरे का पाई R2 स्क्वायर होगा, इसका अनुपात पूछा है। पाई से पाई कटेगा तो हमें क्या निकालना है, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर निकालना है, और R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमने निकाली 9/1 आई है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 81/1, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 81:1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे और देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन अगला करते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या अपना, ये भी 2022 की जो एग्जाम हुई थी, पिछली एग्जाम, उसी में पूछा गया। एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो सिंपल सा है, एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1760 वर्ग सेंटीमीटर, और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1760 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, क्या दिक्कत होगी। देखो क्या दे रखा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा ना, पाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस 2πr², ये तो होता है ना भाई, वक्र पृष्ठ का प्लस दोनों वर्तों का, शंकु है, शंकु है, तो शंकु क्या होता है, πr/l और प्लस πr², ये होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का, ये वक्र पृष्ठ का हो गया, प्लस जो नीचे आधार है उसका, तो दोनों का मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें मैंने जो सूत्र लिखा उसमें πr कॉमन ले रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं वो काम नहीं करूँगा, केवल मैं सीधा ये निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि वक्र पृष्ठ का पूछ रहा है तो πr/l का मान पूछ रहा है, वो निकालना अपने को बस, ठीक है। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा अपने को 1760, ठीक है। अब ये तो पूछा ही है वक्र पृष्ठ का, तो ये तो पूछा ही है, ठीक है। तो ये वक्र पृष्ठ, ये तो हो गया अपना वक्र पृष्ठ का जो पूछा, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पूछा अपने को, ये पूछा है, ठीक है। और इसको ले जाएं आगे, 1760 माइनस πr², 1760 और पाई का मान कितना है 22/7, और त्रिज्या कितनी होगी भाई इसकी, आधार का व्यास दे रखा है, तो व्यास दे रखा है, तो यहाँ त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या जो व्यास की आधी होती है ना, तो व्यास 28 है, त्रिज्या आ जाएगी 14, तो 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, और ये 1760 और माइनस है 22 गुणा 2 44, 44 को 4 से गुणा 14 से गुणा करोगे, 14 चौक 56, 56 और 5 है 61, ठीक है। घटा लो 6 और 4 और 1, 1146 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने केवल ये πr जो है ना अलग अलग इसीलिए लिख दिया, क्योंकि मुझे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था, तो मेरे पास इसी सूत्र भी है, तो मैं नया काम क्यों करूँ,
ठीक है, तो मैंने निकाल लिया। और अगर नहीं करोगे तो ये सारी वैल्यू इसमें रखोगे तो यहाँ से फिर क्या करेगा, पहले आर का मान, एल का मान मिलेगा आपको, और फिर एल का मान मिलने के बाद फिर इसमें फॉर्मूले में रखोगे तो थोड़ी सी टाइम ही तो बढ़ी, 10 सेकंड का टाइम ही तो बढ़ेगा। ठीक है, तो सीधा ये अपने को बस यही है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है, और सूत्र के बीच में से कोई चीज़ है वो भी निकाल लो अगर वो पूछ रहा है तो। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर अगला प्रश्न देखो, एक प्रश्न और करते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है, टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा कि एक बेलनाकार घन की क्षमता, बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन सेंटीमीटर, यानी उसमें इतने घन सेंटीमीटर पानी आएगा। ठीक है, और टैंक की गहराई 7 मीटर है, और टैंक की गहराई 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो कह रहा है कि आधार की त्रिज्या क्या करो, तो आधार की त्रिज्या, टैंक के आधार की त्रिज्या अपने को पूछी है, आधार की त्रिज्या जो है ना वो क्या आएगी, वो अपने को पूछा है। ठीक है, देखो बेलनाकार टैंक की क्षमता दे रखा है, मतलब उसका आयतन दे रखा है। ठीक है, बेलनाकार टैंक है, इसका आयतन निकालना, तो आयतन निकालना फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन ये तो होता है, और ये दे रखा अपने को 1408। टैंक की गहराई दे रखी है 7 मीटर, मतलब उसकी एच दे रखी गहराई या ऊंचाई। ठीक है ना, एच का मान दे रखा 7, तो पाई का मान तो हो गया 22/7, और गुणा आर स्क्वायर का मान पता नहीं है, एच का मान दे रखा 7 और 1408, 7 से 7 कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर का मान निकालना, तो 22 गुणा में आगे जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 1408/22, और 22 पंजो 110, 22 की 132, और 22 को 88। आर स्क्वायर बराबर आ गया 64, आर बराबर होगा √64, 64 का वर्गमूल निकालोगे तो 8 आएगा, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, ये पूछा था। ठीक है, तो एक प्रश्न ये था, ये प्रश्न भी अपना इसी बार आया हुआ है 2022 में। ठीक है, फिर देखो और, हाँ एक ये प्रश्न ठीक है, इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो वो भी अच्छे हैं। ये तो बिल्कुल अभी किया है तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो कम ही मिलते हैं, लेकिन एक दो प्रश्न आते हैं पेपर में, ऐसे ईजी भी आते हैं। तो देखो अपना क्वेश्चन अगला क्या है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात, वो कितना दे रखा है, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात दे रखा है 4:25, एक तो ये दे रखा है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है कितना, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 25:64। तो उनके आधार की त्रिज्या अनुपात बताओ कितना हुआ, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये अपने को निकालना है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, दो शंकु हैं तो उनके आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो पहले शंकु का आयतन ले लेते हैं अपने 1/3 पाई r1² h1। ठीक है, एक की त्रिज्या r1 और त्रिज्या ऊंचाई h1 मान ली। ठीक है, और दूसरे की त्रिज्या अपन मान लेते हैं 1/3 पाई r2² h2। ठीक है, दोनों का आयतन होगा ना, ये आयतन का अनुपात दे रखा है अपने को 4/25, 1/3 से 1/3 कट से 5 से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि r1/r2 का स्क्वायर और इंटू h1/h2, ये मान अपने पास आ गया कितना, 4/25 आ गया। ठीक है, साथ में और क्या दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, साथ में अपने को ये और दे रखा है कि भाई h1 और h2 जो है ना, उनका h1 और दोनों की ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 25/64 दे रखा है। रख दो तो ये मान r1/r2 का स्क्वायर और h1/h2 का मान कितना है 25/64 बराबर 4/25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये r1/r2 का स्क्वायर, और देखो ये नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वो आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 4 को 64 गुणा
4 और नीचे हो जाएगा 25 गुणा 25। ठीक है, हमें क्या पूछा है, R1/R2 दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो ये स्क्वायर है तो आगे जाएगा तो रूट में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा √64 गुणा 4/25 गुणा 25। अब मैंने क्या किया, मैं इनको गुणा नहीं किया क्योंकि मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, तो गुणा करने में संख्या बड़ी बनेगी, हो सकता है मुझे वर्गमूल नहीं ध्यान में हो कि उसका क्या आएगा, तो मेरे पास छोटी संख्या इनका वर्गमूल निकालने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो और गुणा में हो तो फिर सभी को अलग अलग रख लिया करो ताकि वर्गमूल निकालने में दिक्कत नहीं आए। अब देखो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, 4 का 2, 25 का 5 और नीचे 25 का 5, कितना गए 16/25। तो R1/R2 का जो मान है वो कितना आएगा 16/25 आएगा। तो ये पर्सन भी अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्या है, ये क्वेश्चन भी इसी एग्जाम में पूछा हो क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर वो 3-4 पेपर हुए थे, फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर 3-4 हुए थे, तो सभी पेपरों में पर्सन है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया गया है। मोटाई के कुछ सिक्कों को एक समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया गया है। ठीक है, पिघलाया गया है। साथ में आगे क्या कह रहा है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो सिक्कों की संख्या क्या करूँ, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो इस प्रकार का प्रश्न जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ बेलन की बात हो गई, कई बार वो गोलों की बात करेगा। ठीक है ना, गोला भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कई बार वो गोले को पिघला के शंकु बनाएगा, शंकु को पिघला के गोले बनाएगा, कुछ शंकु होंगे, कुछ कई शंकु को पिघला के गोला बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो अच्छे बनते हैं, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ, 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कुछ सिक्के हैं। पहली बात तो ये कि सिक्का किस आकार का होता है। ठीक है, तो हम जब पूछते हैं कि भाई सिक्का जो किस प्रकार होता है, तो सभी का मतलब आंसर ये आता था बच्चों का कि भाई सिक्का वर्ताकार रहता है। ठीक है ना, सिक्का जो वर्ताकार नहीं है, सिक्का बेलनाकार है, क्योंकि सिक्के की कुछ मोटाई हो गई। ठीक है, तो सिक्का क्या हो गया, बेलनाकार है, सिक्का बेलनाकार हो गया। अब क्या हुआ, एक बेलन है, सिक्का एक बेलन है, उसको पिघलाया गया है। ठीक है ना, अब ये कई सिक्के पिघलाए गए हैं, उनको पिघला करके दूसरा एक बेलन और बनाया गया जिसकी ऊंचाई तो कितनी है 8 सेंटीमीटर है और व्यास है उसका 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि कितने सिक्के पिघलाए जाएं, उन सिक्कों की संख्या पूछी है। तो देखो क्या कर रहा है, यहाँ एक सिक्का दे रखा है, सिक्के की त्रिज्या ये तो व्यास। ठीक है ना, तो सिक्के की त्रिज्या मैं लिख देता हूँ R1 से, क्योंकि दो बेलन बन रहे हैं ना, एक सिक्का है और एक नया बेलन बन रहा है, तो एक की त्रिज्या R1 ले लेते हैं, दूसरे की R2 ले लेते हैं, एक की ऊंचाई H1 ले लेते हैं, दूसरे की H2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये सिक्के के लिए मैं त्रिज्या R1 ले रहा हूँ और ये आ जाएगा 1.5/2, क्योंकि व्यास है तो त्रिज्या व्यास क्या दी होगी, और H1 जो है ना वो हो गई इसकी 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक नया बेलन बन रहा है जिसकी ऊंचाई जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा 6 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी, व्यास 6 है ना तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई H2 वो हो जाएगी कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या किया, कुछ सिक्के पिघलाए गए, ये पिघलाए गए, ये बेलन तैयार किया गया। ठीक है, तो देखो इस सिक्के का आयतन क्या हुआ πr²h, ये तो होगा। अब कितने पिघलाए गए अपने को नहीं पता, अपन मान लेते हैं कि ये n सिक्के पिघलाए गए। अब ये n सिक्के पिघलाए गए तो इससे क्या बन गया, एक बेलन बन गया। तो इन n सिक्कों का आयतन और जो बेलन बनेगा उसका आयतन बराबरित होगा, क्योंकि यही पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। तो ये n सिक्के पिघलाए गए और इससे बना दिया गया एक बेलन, तो इन n सिक्कों का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो πr²h2, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, सारी वैल्यू रख दो। n का मान तो अपने को पता नहीं है, R1 का मान कितना है 1.5/2 गुणा 1.5/2।
ठीक है। और H1 का मान कितना है 0.2 बराबर R2 का मान कितना है 3 गुणा 3 और H2 का मान कितना है 8। ठीक है। अब देखो n बराबर कितना आएगा, जो इसके साथ गुणा में है ना वो तो भाग में चले जाएंगे, तो भाग में गुणा चले जाएंगे, तो देखो दो नीचे है नहीं ये चले जाएंगे ऊपर, तो 3 गुणा 3 और गुणा 8 और नीचे से 2 गुणा 2। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 1.5 और गुणा 0.2। ठीक है। ये कट जाएंगे 3 पंजे 15 तो 0.5 आ जाएगा, 3 पंजे 15 0.5 आ जाएगा। ठीक है। और 2 एकम 2 0.1 आ गया। ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाना है, n बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर तो बच गया कितना 8 दूनी 16 है और नीचे कितना आ गया 0.5 गुणा 0.5 और गुणा 0.1। ठीक है। अब पॉइंट हटाना तो पॉइंट के बाद में एक अंक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, नीचे 3 अंक का पॉइंट के बाद में। ठीक है ना, सीधा 3 जीरो लगाओ ऊपर, n बराबर 16 के आगे 3 जीरो लगाओ और नीचे से पॉइंट हटा दो और फिर 5 गुणा 5 25 होगा ना, और 25 का भाग दो तो 25 की 150 और 25 100 और 640 सिक्के जो हैं, n का मान 640 आ गया, 640 सिक्के अपने को पिघलाने पड़ेंगे। ठीक है। तो कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, 640 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे, यही अपना आंसर है। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने बेलन और शंकु से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए और अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं गोले के साथ में, और फिर गोले के साथ और गोला बेलन और शंकु घनाभ घन घनाभ सारे मिलके जो प्रश्न आते हैं वो भी, क्योंकि इनसे सारों से मिलके प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न भी अपन आगे करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।